हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एरुडिशन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईई रोडोप के प्रॉब्लम नंबर 1.336। अगर आप मेरे स्टोक्स लॉ के वीडियो को देखते हैं तो वहां पे हम लोग डिटेल में बात किए थे रेनॉल्ड नंबर पे भी, लैमिनार फ्लो पे भी। क्वेश्चन कुछ रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड ही है। कहता है कि द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ अ पाइपलाइन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। मतलब यहां पे ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि मान लीजिए अपना ये कोई पाइपलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस पाइपलाइन में आपको देखने को मिल रहा है कि इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज होगा, जो कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा हम एक्सिस भी ड्रॉ कर दें ताकि आपको अच्छा आइडिया मिले। मान लीजिए ये हमारा इसका एक्सिस है जहां से हम लोग रेडियस को मेजर कर रहे हैं। यहां पे मान लीजिए कि R2 है और इस लोकेशन पे रेडियस R1 है और R जो है वो रिलेशन दिया हुआ है R0 e⁻ -α x, जहां पे अल्फा का वैल्यू दे चुका है 0.50 पर मीटर। तो ये वैल्यू दिया हुआ है। कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइपलाइन इनलेट, यानी x जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है इनलेट से। मान लीजिए हम यहीं पे कोई लोकेशन x1 मान लेते हैं, इनलेट कहीं और भी हो सकता है। ये दो लोकेशन कहीं दिया हुआ है पाइप के। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर टू क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय डेल्टा x 3.2 मीटर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और मेरा मानना है कि जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेनली फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि सबसे पहला तो आपको समझना है कि ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वैरी कर रहा है। कभी भी जब आप ये फ्लूइड का पार्ट पढ़ते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, रेनॉल्ड नंबर जो है जिसको आप लिखते हैं इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अब आप खुद बोल सकते थे कि अगर यहां पे मान लीजिए कि विस्कस फोर्स अगर ज्यादा हो, विस्कस फोर्स ज्यादा हो इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, इनर्शिया मतलब मोशन देता है और विस्कस फोर्स मतलब रोकने की कोशिश करेगा, तो रेनॉल्ड नंबर आप बोल सकते थे कि रेनॉल्ड नंबर को RE से डिनोट करते हैं, ये कम हो जाएगा, आप बोल सकते थे। और विस्कस अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो है वो वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करेगा और इसी का मतलब हो गया कि फ्लूइड फ्लो जो बन जाएगा वो लैमिनार बन जाएगा, स्ट्रीम लाइन बन जाएगा। हम बर्नौली में भी बात करेंगे लेकिन हम आपको इतने बार इस टर्म का यूज करेंगे कि ताकि आपको क्लियर रहे। तो वेल डिफाइंड पाथ जैसे सिगरेट का धुआं, सिगरेट के नाम पे मन में आने लगता है लेकिन बैड हैबिट, यानी सिगरेट जब आप देखेंगे तो सिगरेट का धुआं पहले वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करते हुए निकलता है, मतलब बहुत सही तरीके से निकलता है, उसके बाद वो फैलता है जिगजैग पाथ। तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि दो फ्लूइड फ्लो देखने को मिल रहा है, एक वेल डिफाइंड पाथ और दूसरा जिगजैग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा निकल गया। तो वेल डिफाइंड पाथ को अगर फॉलो करता है तो आप उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो, वहां पे विस्कस इफेक्ट ज्यादा है। अब आपसे कोई पूछे कि कितना रेंज तक वो लैमिनार था, वो डिसीजन कौन सा नंबर देगा, तो दैट विल बी गिवन बाय रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ही वो डिसीजन देता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन अगर इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है ऑलरेडी हम लोग स्टोक्स लॉ में डिस्कशन किए हैं, अगर आप मिस किए हो वीडियो तो जरूर देखिए वहां पे। रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन जो आता है वो आता है रो भी रेफरेंस एल रेफरेंस बाय म्यू। अब यहां पे भी रेफरेंस एल रेफरेंस क्या है, फिर से हम आपको एक बार रिकैप्चुलेट करा दें
कि दो सिचुएशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप, जैसा कि ये केस है, फ्लो थ्रू अ पाइप का मतलब हो गया कि फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है पाइप के अंदर हो। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है और इस मोबाइल का सरफेस कैसा है, फ्लैट है, इसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो करे। तो दो सिचुएशन आपके पास। और एक मान लीजिए कि आपके पास ये ट्यूब है और ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में भी रेफरेंस जो होता है वो होता है वी एवरेज। और यहां पे जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ्लैट प्लेट है और इसके ऊपर से कोई फ्लूइड u इन्फिनिटी, मतलब ये डिनोट कर रहे हैं कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इसके ऊपर से पास कर रहा है यहां पे। इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पे जो हमारा है ये हमारा ट्रेलिंग एज बोला जाता है, जहां से फ्लूइड बाहर निकलता है। और ये हमारा लीडिंग एज है। लीडिंग एज मतलब आगे से लीड करना, यानी अब यहां पे जो फ्लूइड इन कर रहा है वो u इन्फिनिटी वेलोसिटी से कर रहा है। तो आप बोलते हैं कि सर यहां पे भी रेफरेंस जब भी होगा वो u इन्फिनिटी हो जाएगा। और अभी आपके कोर्स करिकुलम में हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्लैट प्लेट का लेंथ जो है वो l है। मान लीजिए कि ये मोबाइल जो है ये पूरा लेंथ l है, तो यहां पे l रेफरेंस आपको हमेशा l लेना है, l लेना है। x भी हो सकता है, लेकिन अभी हम l आपको बता रहे हैं कि जो रेफरेंस है वो लेके चल रहे हैं। x क्या है, मतलब किसी लोकेशन पे अगर पूछे तो आप x भी मान सकते हैं, और x। लेकिन फ्लो थ्रू अ पाइप में l रेफरेंस जो होता है वो उसका डायमीटर होता है, ट्यूब का डायमीटर। यानी ये दो बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है रेनॉल्ड नंबर का यूज में। रेनॉल्ड नंबर है क्या? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, यानी यही डिसीजन देगा कि फ्लूइड फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है। यानी लैमिनार मतलब स्ट्रीम लाइन, यानी वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करना। और वी रेफरेंस में आप अब यहां देख रहे हैं कि सर ये वी एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये हमारे पास ट्यूब है, दो सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्यूब में ये लोकेशन है और यहां पे सेम लोकेशन पे दो सिचुएशन है। एक ही ट्यूब में मान रहे हैं दो सिचुएशन। एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये अपना ट्यूब का एक्सिस है, यहां पे भी हम लोग दिखा दें इसको। एक्चुअल सिचुएशन में क्या है कि आपको भी पता है कि ट्यूब के अंदर अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो जो ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में फ्लूइड आएगा वो स्टिक हो जाता है, नो स्लिप कंडीशन। यानी यहां पे नो स्लिप कंडीशन होता है, यानी वो स्लिप नहीं कर सकता है, यानी उसका वेलोसिटी, फ्लूइड का वेलोसिटी सेम एज जो ट्यूब का वेलोसिटी होगा वही होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए तो जीरो हो जाएगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी। तो इसलिए एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा कि आपका फ्लूइड जो सरफेस के कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस से अवे होते जाएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। और ये स्केच एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बियॉन्ड द सिलेबस बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ भी है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बना हुआ दिखेगा आपके बुक में, यानी ये एक्चुअल सिचुएशन है। दिस वन इज एक्चुअल। हम थोड़ा कलर चेंज कर दें, दिस वन इज एक्चुअल। लेकिन एक्चुअल को कहा गया कि पढ़ना इतना इजी नहीं है, तो अब आइडियल क्या माना जाए? क्योंकि एक्चुअल में तो देख रहे हैं कि सरफेस से लेके सेंटर तक वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आइडियल में क्या माना गया कि आइडियल में हम लोग मान के चलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। एवरेज मतलब सरफेस से लेके सेंटर तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये आइडियल सिचुएशन है।
यानी ये कांस्टेंट रहेगा वी एवरेज, यानी सरफेस से लेके सेंटर तक, मतलब किसी गिवन लोकेशन पे, मान लीजिए ये वन लोकेशन है, ट्यूब है, ये ट्यूब है और किसी वन लोकेशन पे, वहां पे सरफेस से लेके सेंटर तक हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअल में होगा, अगर वन लोकेशन पे अगर हम एक्चुअल सिचुएशन को देखें तो विस्कस इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करेगा। जो लेयर सबसे सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसका जीरो वेलोसिटी हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा सरफेस के कांटेक्ट के कारण। वो लेयर दूसरे लेयर को रोकने की कोशिश करेगा तो उसमें थोड़ा सा फ्रीडम होगा। फिर जैसा कि आपको एग्जांपल बताया कि मान लीजिए कि आप घर से दूर जाते हैं, घर के पास रहते हैं तो आप रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, यानी सरफेस आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, फैमिली का रेस्ट्रिक्शन है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, डर भी होगा पापा कहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इफ यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस, आपका फ्रीडम बढ़ जाता है, यानी सरफेस का इन्फ्लुएंस कम हो गया। वैसे ही ट्यूब में है, वैसे ही सरफेस के केस में है, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। यानी जो सरफेस के पास होगा उसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे अवे फ्रॉम द सरफेस जाएगा उसको फ्रीडम बढ़ते जाएगा। यानी आप यहां पे बोल सकते थे कि ट्यूब के केस में किसी गिवन लोकेशन पे हमारा जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो सरफेस पे जीरो होगा और सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से सरफेस है, वो सेंटर पे जाके ही फ्रीडम मिलेगा उसको। और फ्लैट प्लेट के केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि वी एवरेज का मतलब समझ में आ गया और रेनॉल्ड नंबर का भी मतलब समझ में आ गया होगा, लैमिनार फ्लो का भी मतलब समझ में आ गया होगा। जनरली यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग मान के चलते हैं कि लैमिनार के लिए अगर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट पढ़ते तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से कम आता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि दैट इज जो है लैमिनार फ्लो। लेकिन फ्लो थ्रू पाइप के केस में लेस देन 2300 मान के चलते हैं। कुछ बुक में 2000 भी लिखा हुआ है, कुछ बुक में 1500 भी लिखा हुआ है। हम लोग 2300 लेके चल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास लेक्चर में ऐसा लिखाया गया होगा 2000, तो सर आप 2300 लिख दिए, ऐसा नहीं है। 2300 भी होता है, 2000 भी होता है, 1500 हम मैक्सिमम लेके चले ताकि सब कवर हो जाए। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे और मीनिंग भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले, क्योंकि हम पहले बोले कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को डेवलप भी करता है, क्योंकि आपको बहुत सारे टर्म का मीनिंग समझ में आता है जब आप क्वेश्चन समझते हैं। इसलिए हम लोग जो भी सॉल्यूशन बात कर रहे हैं वो डिटेल में बात कर रहे हैं, ना कि आपको कि लो बेटा ये हो गया सॉल्यूशन काम खत्म। नो, हम डिटेल में बात कर रहे हैं ताकि मेरा जो मेन व्यू है वो है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जैसे एक आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि आप बर्नौली में भी पढ़ेंगे, और बहुत लोग इसको जब कंटिन्यूटी इक्वेशन आता है तो आपके मन में जो चलता है वो कुछ ऐसा चलता है, जो पढ़ चुके होंगे वो उनके मन में चल रहा होगा कि जैसे हम लिखे कंटिन्यूटी इक्वेशन तो उनके मन में चला होगा a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई। आप पढ़े ना कहीं भी पेपर में या कहीं भी ऑफर आता है स्टार लगा होता है कंडीशन अप्लाई। अब ये कंडीशन अप्लाई क्यों लिखे बेटा? ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या? कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट प्रिंसिपल को बताता है। कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट। कंजर्वेशन वर्ड जब भी आता है तो मतलब आप समझ जाते हैं कि मास फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा है। ये मास फ्लो रेट है क्या? तो आप बोल सकते थे कि सर मास फ्लो रेट नाम से ही झलक रहा है, ये रेट का मतलब हमेशा टाइम से रिलेटेड होता है। सो मास फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कितना मास टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी हम लिख दे कि मास इज मास फ्लो रेट, इसको डिनोट करते हैं m डॉट से, यानी m/t हो गया। और ये आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि kg पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जैसे हम बोलते हैं कि 5 kg पर सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया कि एक सेकेंड में
5 kg मास जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं मास फ्लो रेट, मास फ्लो पर यूनिट टाइम। यानी आप मास फ्लो रेट वर्ड को समझिए, कंजर्वेशन ऑफ। अब मान लीजिए कि ये जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये मान लीजिए कि ये कोई हमारा सिस्टम है। बेटा हम पहले ही बताएं कि सिस्टम वर्ड जो है वो नॉट ओनली फ्लूइड थर्मल या केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, सिस्टम कहीं भी हो सकता है। सिस्टम मतलब जो आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग के जो फ्लूइड का हम पार्ट है वहाँ पे हम लोग मीनिंग समझें और आपको बताएं कि मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है। सिस्टम हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि जो पढ़ना है वो सिस्टम है, और सिस्टम दो तरीके से हो सकता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब होता है कि जिसका मास चेंज ना हो, जैसे दीवार। लेकिन ओपन मतलब ट्यूब होता है। ओपन बोल सकते थे, मास इन कर रहा है, आउट कर रहा है। तो अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपका क्लासरूम 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ बच्चा हो सकता है कि 9:55 में आके बैठा हुआ है क्लास में, कुछ आ रहा है, हो सकता है कुछ बाहर जा रहा हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास में कितने बच्चे बचे, तो आप बोल सकते थे कि सर मान लीजिए कि ये m.I है, इनलेट मास फ्लो रेट, और एग्जिट है m.E। तो क्लास में जो बच्चे हैं वो है dm कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब मास फ्लो होगा, देयर विल बी मास फ्लो, ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसे आपका रूम ही है, रूम को भी आप कंट्रोल वॉल्यूम बोल सकते थे। डोर खोल दीजिए, क्लासरूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दीवार आपका इधर से उधर स्विच हो रहा है, मूव कर रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, गिवन वॉल्यूम है, लेकिन मास जो है वो इन और आउट हो रहा है। और कंट्रोल वॉल्यूम में ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वर्ड जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, यानी सिस्टम और सराउंडिंग जो पढ़ना है, सिस्टम उसके बाहरी दुनिया को सराउंडिंग बोलते हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है बाउंड्री। तो आपका बाउंड्री हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, जैसे दरवाजा, भले आप बाउंड्री वहां ओपन दिखा रहे हैं लेकिन वो काल्पनिक है, वहां पे बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री है। तो सेम सिचुएशन आप क्लासरूम का सोचिए कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो आपसे पूछे कि क्लास में कितने बच्चे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आप बोल सकते थे कि सर ये रिलेशन हमारे पास आया, dm कंट्रोल वॉल्यूम बाई dt इज इक्वल टू, हम यहां पे बोल सकते थे कि सर m.I माइनस m.E। जितना इनलेट आया उतना एग्जिट कर दीजिए, माइनस वही तो क्लास में बच्चा, वही तो क्लास में बच्चे। तो अब यहां पे सिचुएशन ये है कि एक टर्म और, क्योंकि हम इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो एक आपको यह पता चला कि रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कैसे यूज करें वो भी आपको पता चला, मीनिंग पता चला। अब हम लोग बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन ओरिजिनल का, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं A1 B1 इक्वल टू A2 V2, ये आया कैसे वो भी जानने की जरूरत है। ब्रॉडली सारे स्टूडेंट्स A1 B1 और इक्वल टू A2 V2 यूज करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट प्रिंसिपल को बोलता है, यानी मास फ्लो रेट, मास फ्लो पर यूनिट टाइम। अब कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट प्रिंसिपल यही है कि जो मास होगा सिस्टम का वो m.E माइनस m.E होगा, यानी ये इनलेट और ये अपना आउटलेट, और यही तो सिस्टम का बचेगा। सिस्टम कैसा, दो तरीका का, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें मास इन और आउट हो सके, यहां पे मास इन और आउट हो रहा है। तो दूसरा एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं स्टेडी। याद कीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी में आप पढ़े थे, टर्मिनल वेलोसिटी का दूसरा नाम हम लोग ये भी बोलते हैं स्टेडी स्टेट वेलोसिटी।
ये वर्ड जब भी दिखे तो आप बस एक ही चीज सोचिए कि एसटीडी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, यानी प्रॉपर्टीज जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि मान लीजिए कि आपके पास ये वॉल है और इस वॉल का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं और मान लीजिए कि ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस है 10 AM 10 बजे सुबह, और 2 बजे भी आप अगर मेज़र करते हैं और यही सेम वॉल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो टेम्परेचर जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया। वैसे ही वेलोसिटी के साथ भी है, वैसे ही मास के साथ है। मास, वेलोसिटी, वॉल्यूम, दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे आप बोल सकते थे कि अगर एसटीडी वर्ड यूज कर रहे हैं तो टाइम पे नहीं होगा। तो जब भी आप बोलते हैं कि टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि अंदर में जो मास चेंज हो रहा है, अब ये मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि जस्ट लाइक कांस्टेंट हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसको टाइम से। टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैथ तो यही कहता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो वो जीरो होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो बोल सकते थे। तो अब आप यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोल सकते थे कि सर अगर स्टेडी केस अगर हो जाए, स्टेडी या स्टेडी फ्लो ही क्यों ना हो, तो आप बोल सकते थे कि सर डी एम कंट्रोल वॉल्यूम बाई डी टी जो है एम डॉट आई माइनस एम डॉट ई, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया। अब ये क्या बचा बेटा, एम डॉट आई इज इक्वल टू एम डॉट ई। इसी को बोलते हैं, ये कब होता है, जब स्टेडी फ्लो कंसीडर कीजिए। और आप याद कीजिए बेटा कि जब, या जो कुछ लोग पढ़े होंगे, क्योंकि इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो पढ़े होते हैं उनके माइंड में यही चलता है कि सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये कहां पे यूज होता है, आप बर्नौली थ्योरम में यूज करते हैं। बर्नौली थ्योरम का हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, हम लोग यहां पे बात रखेंगे उस चीज को। तो आपको ध्यान रखना है कि सर कंटिन्यूटी इक्वेशन बर्नौली थ्योरम में अगर यूज करें तो बर्नौली का एक अजम्पशंस मानते हैं कि एसटीडी फ्लो होता है। एसटीडी जो पढ़े वो प्लीज माइंड करेंगे एसटीडी, लेकिन जो नहीं पढ़े डोंट वरी, आप स्टेप को समझिए। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट क्या होता है, तो जो सिस्टम में डी एम कंट्रोल बाई डी टी जो होता है वो एम डॉट आई इज माइनस एम डॉट ई होता है। अब डी एम कंट्रोल वॉल्यूम बाई अगर डी टी टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं हो तो इसका मतलब है कि जो अंदर का मास चेंज है वो जीरो हो जाएगा, यानी मास फ्लो रेट इनलेट और मास फ्लो रेट एग्जिट सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया, कोई मतलब ही नहीं है टाइम से उसको। और तब अगर हम सिंपल फॉर्मूला आपको बताएं मास फ्लो रेट का, सिंपल, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल वे में बात करेंगे। जैसे कोई पूछे कि बेटा डेंसिटी क्या होता है, तो मास जो है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास को क्या लिख सकते थे, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मान लीजिए कि हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम तो आप बोलते हैं ना पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल क्योंकि सर्कुलर शेप होता है और एल उसका लेंथ है। अगर हम बोलते कि बेटा एम डॉट यानी एम बाई टाइम, तो आप इसी को लिख सकते थे रो ए सी एल बाई टी, ऐसा लिख सकते थे। लेंथ पर यूनिट टाइम को आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि सर ये वेलोसिटी बन जाएगा, ऐसा भी तो लिख सकते थे। तो यहां पे आपको याद रखने के लिए, ये मतलब ये मेमोरी को रखने के लिए आपको बता दिए कि मास फ्लो रेट जब भी आता है तो रो डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप इसी को लिख सकते थे कि सर रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2, ऐसा लिख सकते थे। अब यहां पे अगर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस हो, इनकम्प्रेसिबल के केस में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। बर्नौली में बेटा जो पढ़ चुके हैं उनके लिए कि डेंसिटी क्या रहता है बर्नौली में, एसटीडी होता है, इसलिए मास फ्लो रेट इनलेट और मास फ्लो रेट एग्जिट सेम हो जाएगा।
मास फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ चुका है, आप जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते थे कि सर ये मास फ्लो रेट का रिलेशन है, लेकिन इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए फ्लूइड फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि रो1 रो2 ये सेम हो, यानी आप बोल सकते हैं कि डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या लिखा जा सकता था बेटा, डेंसिटी अगर सेम है तो आप बोल सकते थे कि सर ये डेंसिटी कैंसिल हो गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यानी ये रिलेशन आने में टर्म्स कंडीशन क्या क्या आया, एक तो एसटीडी होना चाहिए और दूसरा इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। तो आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हो गया, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें बेटा आगे, तो रेनॉल्ड नंबर फ्लो थ्रू पाइप हम पढ़ रहे हैं। तो फ्लो थ्रू पाइप में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एसटीडी इनकंप्रेसिबल है तो मास फ्लो रेट हमेशा, भले वो एरिया चेंज हो उससे कुछ मतलब नहीं है, मास फ्लो रेट सेम होगा। मास फ्लो रेट को ही तो हम लोग इलाबोरेट किए, मास फ्लो रेट को ही इलाबोरेट करके A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मिला, क्योंकि डेंसिटी सेम था, इनकंप्रेसिबल। तो अब यहां पे आपको सोचना ये है कि रेनॉल्ड नंबर अगर हम फ्लो थ्रू पाइप देख रहे हैं तो आप बोल सकते थे कि सर रो भी एवरेज D बाई म्यू लिखा जा सकता था। अब इसी को थोड़ा सा रिक्रिएट करते हैं, नया एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम रो भी एवरेज पाई बाई 4D स्क्वायर लिख दें तो नीचे भी पाई बाई 4D लिखना पड़ेगा, ऐसा हो सकता था। और आप इसको बोल सकते थे कि सर रो भी एवरेज और पाई बाई 4D स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा जा सकता था। आप बोल सकते हैं बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अगर हम बोले बेटा कि अगर ये डायमीटर का ट्यूब है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, तो पाई बाई 4D स्क्वायर, अगर डायमीटर D है तो हम अब रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, मास फ्लो रेट बाई पाई बाई 4D म्यू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से आप बोल सकते थे कि सर ये 4m डॉट पाई D म्यू हो सकता था। अगर हम रेडियस के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो आप इसी रिलेशन को तो ऐसा लिख सकते थे कि सर 4m डॉट बाई पाई 2r म्यू, और ये 2 यानी 2m डॉट पाई म्यू r, ऐसा लिखा जा सकता था। अब आते हैं, ये तो सारे कॉन्सेप्ट थे, यानी रेनॉल्ड नंबर का रिलेशन हमको पता चल गया कि रेनॉल्ड नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है इन केस ऑफ डक्ट फ्लो थ्रू पाइप, कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि ये मास फ्लो रेट है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस केस में, जब स्टेडी स्टेट हो, नॉट इनकंप्रेसिबल वर्ड यूजिंग कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट। तो अब पाई जो है, म्यू क्या है, म्यू आपका विस्कोसिटी है। आप इसी को अपने बुक में ईटा से भी डिनोट करते हैं, तो डोंट नीड टू कंफ्यूज, ईटा या म्यू दोनों हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे ये ईटा भी आप लिख सकते हैं, यानी अब रेनॉल्ड नंबर को थोड़ा सा आपके कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए हम यहाँ पे लिख दें कि रेनॉल्ड नंबर का ये जो रिलेशन है रो भी एवरेज D बाई ईटा है, या रो भी रेफरेंस L रेफरेंस बाई ईटा। हम म्यू लिखें, आप इसको कंफ्यूज ना हो, या इसी को आप जो है 4m डॉट पाई ईटा D भी लिख सकते हैं, या इसी को 2m डॉट बाई पाई म्यू R भी लिख सकते हैं। अब पाई ईटा R लिख सकते हैं, ईटा, क्योंकि आपके बुक में ईटा, म्यू बार बार हम लोग यूज, म्यू भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका यूजुअल मीनिंग है ये विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ईटा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा भले वो एरिया चेंज। तो रेनॉल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रेडियस। अब यही तो इस क्वेश्चन का पार्ट था कि आपको इस क्वेश्चन में तो यही तो बताना था कि गिवन रेडियस है r इज r0 e टू द पावर माइनस अल्फा x, और आपको रेशियो बताना है। तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे
हमारे पास रेनॉल्ड नंबर 2 बाई रेनॉल्ड नंबर अगर 1 लिखना हो तो आप लिख सकते थे कि सर R2/R1, और R जो था वो था R0 e⁻⁻α x। सो आप इसी को लिख सकते थे कि सर R0 e⁻⁻α x2 बाई R0 e⁻⁻α x1, ऐसा लिख सकते हैं। R0 कैंसिल हो गया क्योंकि रेशियो निकालना था रेनॉल्ड्स नंबर का। इसी रिलेशन को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर e⁻⁻x2 प्लस, जैसे ऊपर जाता है तो आपको पता है कि माइनस प्लस में हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे अपना हो जाएगा जो है एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा सा, ये अपना गलती क्या हुआ है आप पकड़ लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा सर ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि रेनॉल्ड नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पे Re2 है तो ये R2 हो जाएगा बेटा, ये R1 हो जाएगा। सो यहाँ पे X1 और ये X2 हो जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते थे कि सर ये माइनस अल्फा X1 और प्लस अल्फा X2 हो जाएगा, और इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे e⁻⁻α x2 माइनस x1 और e⁻⁻α डेल्टा x। अब क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.5, हम लोग देख लें वैल्यू को। यहाँ पे अल्फा 0.50 है और डेल्टा x 3.25 मीटर है। डेल्टा x 3.2 मीटर है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं e⁻, यहाँ पे 32/5 10 और 15, ये हो जाएगा अपना 160/100, सो e⁻1.6, ये हमारा रेशियो आ जाएगा रेनॉल्ड नंबर का। तो आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एंजॉय किए होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला होगा, और बहुत सारे मन में जो डाउट आए होंगे वो भी क्लियर हो गया होगा। यानी A1V1 = A2V2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन मास फ्लो रेट से आया है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट प्रिंसिपल को बताता है, और मास फ्लो रेट का फॉर्मूला आता है रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, और रो तभी कैंसिल हो सकता है जब फ्लूइड जो हो इनकम्प्रेसिबल हो। और A1V1 = A2V2 आप जब भी यूज करते हैं तो बर्नौली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और बर्नौली में हम लोग स्टेडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल अजम्पशंस मान के चलते हैं। हम लोग बर्नौली में भी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बार बार रिकैप्चुलेट हो और माइंड में बैठ जाए, क्योंकि फ्लूइड इतना ईजी भी नहीं है, फ्लूइड को पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स माना जाता है, और इसलिए बहुत लोग इसको लास्ट में बात करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टार्टिंग से ही बात करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर करना मेरा मोटिव है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।